नमस्कार, आप हैं IPN 7 के साथ। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय सीट बनारस के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी के वाराणसी आगमन को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पीएम करीब 11 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। बनारस में पीएम मोदी को BHU में एक अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करना है। पीएम वहां बिजली के सुधार के लिए IDPS योजना की भी शुरुआत करने वाले हैं। साथ ही रिंग रोड और बाबतपुर 4 लेन का शिलान्यास भी करेंगे। कुल मिलाकर पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र को 22,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले 28 जून और 16 जुलाई को पीएम का वाराणसी दौरा बारिश के चलते रद्द हो गया था। बनारस के DLW मैदान में पीएम मोदी की जनसभा के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पीएम को DLW मैदान में एक जनसभा को संबोधित करना है। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर सुरक्षा को लेकर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके लिए 18 SP, 19 एडिशनल SP, 18 कंपनी PAC, CRPF और RPF को लगाया गया है। इसके अलावा कमांडो टीम भी तैनात है। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी रिक्शा संघ के एक कार्यक्रम में शरीक होंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी 501 रिक्शा और 101 ई-रिक्शा वितरित करेंगे। यूपी शिक्षा मित्रों का एक प्रतिनिधिमंडल भी वाराणसी में पीएम मोदी से मुलाकात करेगा। 6 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय दिया गया है। मुलाकात के दौरान राज्य सरकार के 2 अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले ही वहां के बीजेपी कार्यालय में सोनभद्र, इलाहाबाद, जौनपुर, भदोही समेत पूर्वांचल के कई दूसरे दलों के नेताओं और करीब 2000 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। राजधानी दिल्ली में डेंगू से होने वाली मौत का आंकड़ा अब बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार देर शाम डेंगू ने एक और छात्र को मौत के घाट उतार दिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी में रहने वाले 10वीं के छात्र ऋषभ की इलाज के दौरान पुष्पांजलि अस्पताल में मौत हो गई। परिवार के मुताबिक मैक्स हॉस्पिटल में कुछ घंटे इलाज के बाद बेड नहीं होने के चलते ऋषभ को पुष्पांजलि अस्पताल रेफर किया गया। परिवार वालों के मुताबिक ऋषभ का इलाज ठीक से नहीं किया गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। बता दें कि दिल्ली में अस्पताल की लापरवाही के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में डेंगू का असर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। डेंगू की चपेट में आने से देवली में एक 3.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। अब तक दिल्ली में डेंगू से मरने वालों की संख्या 15 हो गई है, जबकि 1900 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली के 34 सरकारी अस्पतालों के डाटा के मुताबिक 2519 लोगों को दाखिल किया गया है। इन सभी को बुखार था। अस्पतालों में भर्ती कराए गए इन लोगों में से 281 मरीज डेंगू पॉजिटिव हैं। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 300 बेड का क्षमता है, लेकिन केवल 26 बेड ही इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा 650 बेड के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में केवल रेफरल OPD चला रहे हैं। अस्पतालों की लापरवाही की हकीकत IBN 7 के कैमरे में कैद हुई। दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में एक गुरु तेग बहादुर में जब हम पहुंचे तो सरकार के स्पेशल ट्रीटमेंट के दावों की पोल खुल गई। एक मरीज के परिजन ने IBN 7 को बताया कि उनके पति को डेंगू है, लेकिन ना ही कोई दवा दी गई है और ना ही कोई ड्रिप लगाई गई है और वार्ड के फर्श पर इलाज किया जा रहा है। साथ ही खून के लिए 10,500 रुपए की मांग की गई है। स्पेशल ट्रीटमेंट के दावों की एक और पोल तब खुली जब हम दिल्ली के GTB अस्पताल पहुंचे। वहां गाजियाबाद के मरीज चेतन को पर्ची बनवाने के लिए 5 घंटे का समय लगा। चेतन को 5 दिन से डेंगू है और उसके प्लेटलेट्स का स्तर भी बेहद खतरनाक स्तर से गिर रहा है। 16,000 तक पहुंच चुका है, लेकिन पर्ची बनने के बाद भी भर्ती करने की बात कहकर उन्हें घंटों तक टाला गया। डेंगू से निपटने के लिए योगगुरु बाबा रामदेव ने इलाज बताया है। बाबा का दावा है कि मेडिकल साइंस में डेंगू के लिए कोई सही उपचार नहीं है। बाबा का कहना है कि हमने पिछले 10 सालों में डेंगू, चिकुनगुनिया पर रिसर्च किया है। बाबा रामदेव ने बताया है कि डेंगू के रोगी अनार, गिलोय और पपीते के पत्ते और एलोवेरा का रस पिएं। बाबा ने बताया है कि एक मरीज ने 4 दिन तक इस रस को पिया और प्लेटलेट्स काउंट 27,000 से बढ़कर 4,44,000 हो गया। डेंगू के टेस्ट के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से रेट निर्धारित करने के बाद भी प्राइवेट लैब मनमाने तरीके से पैसे वसूल रहे हैं। IBN 7 ने हकीकत पता की तो सामने आया कि लैब पर सरकार के आदेशों का कोई भी फर्क नहीं है। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के तीनों MCD के मेयर के साथ बैठक करने के बाद निर्देश दिया है कि रोज दोपहर 3 बजे तक डिप्टी CM को डेंगू पर रिपोर्ट दी जाए। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने डेंगू पर जागरूकता के लिए कलाकृति बनाई है। उड़ीसा के बीच पर बनाई गई इस कलाकृति में स्टॉप डेंगू एक्ट नाउ लिखा हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने एक बार फिर से केजरीवाल सरकार को चुनौती दी है। उपराज्यपाल नजीब जंग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली सरकार के किसी भी गलत आदेश को ना माने। नजीब जंग ने IAS अधिकारियों और दिल्ली सरकार के अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया। LG की तरफ से ये भी निर्देश है कि आदेश ना मानने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार चुनावों के लिए लोक जनशक्ति पार्टी आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। एनडीए गठबंधन में एलजेपी को 40 सीटें मिली हैं, जिस पर 29 उम्मीदवारों के नाम का आज ऐलान किया जा सकता है।
19 तारीख को बिहार के रामनगर में होने वाले राहुल की रैली में अब लालू के बाद नीतीश भी शामिल नहीं होंगे। औपचारिक तौर पर पार्टी की तरफ से नीतीश के व्यस्त कार्यक्रम का हवाला दिया जा रहा है। सूत्र ये कहते हैं कि राजनीतिक रणनीति के तहत नीतीश राहुल की रैली में शामिल नहीं हो रहे। दरअसल लालू यादव भी रैली में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में नीतीश की मौजूदगी पर विपक्षी सवाल उठा सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का दावा है कि बिहार में बीजेपी गठबंधन की ही सरकार बनेगी। विजयवर्गीय के मुताबिक उनकी पार्टी को बिहार में भारी बहुमत से जीत मिलेगी। बिहार में चुनाव जीतने के लिए मध्य प्रदेश के 200 बीजेपी नेताओं की टीम बिहार में डटी हुई है। इन्हें 86 सीटों पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतदान से पहले एक और टीम एमपी से भेजी जाएगी। पटना में आचार संहिता को लेकर पटना पुलिस की कार्रवाई के दौरान पालीगंज में के बीजेपी विधायक उषा विद्यार्थी की गाड़ी से तकरीबन 12,36,000 रुपए बरामद हुए। बीजेपी विधायक के मुताबिक ये पैसे पेट्रोल पंप के हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी से जुड़े राज से आज पर्दा उठेगा। पश्चिम बंगाल सरकार के कब्जे में मौजूद नेताजी की सीक्रेट फाइल को आज सार्वजनिक कर दिया जाएगा। IBN 7 इन फाइलों को पहले ही देख चुका है। हमें मिली जानकारी के मुताबिक 1945 में ना ही कोई विमान हादसे का शिकार हुआ था और ना ही नेताजी की मौत किसी क्रैश में हुई थी। IBN 7 के पास मौजूद सीक्रेट फाइलें ये बताती हैं कि लापता होने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ थे। बता दें कि आज नेताजी से जुड़ी 63 फाइलें सार्वजनिक होंगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के प्रमुख जगमोहन डालमिया को सीने में दर्द की शिकायत के बाद कोलकाता के BM बिरला हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया। डालमिया को ICU में रखा गया है। मार्च 2015 में BCCI के प्रमुख का पद संभालने वाले जगमोहन डालमिया कई महीनों से बैठकों में सक्रिय नहीं थे। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और दीप दास गुप्ता देर रात अस्पताल पहुंचे। पत्नी की हत्या की कोशिश के आरोपी सोमनाथ भारती को एक बार फिर से कोर्ट से राहत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा। वहीं सोमनाथ की पत्नी लिपिका मित्रा ने कहा है कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है और कोर्ट सही फैसला सुनाएगा। बता दें कि सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा और हत्या की कोशिश का केस दर्ज कराया है। राजस्थान में करोड़ों के खनन घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुख्य खनन सचिव समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। घूस में दिए गए करीब 5 करोड़ रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। आरोप है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बंद पड़ी खदानों को चालू करने के लिए 20 करोड़ रुपए की रिश्वत की डील हुई। रिश्वत की किस्तों में करीब 5 करोड़ रुपए दिए गए थे। उदयपुर की जिला अदालत ने अशोक सिंघवी समेत 8 आरोपियों को 21 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। सिंघवी को एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसरों ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया। पानसरे हत्याकांड में SIT ने कर्नाटक से 2 लोगों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि ये दोनों आरोपी समीर गायकवाड़ के रिश्तेदार हैं। अब तक इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। समीर गायकवाड़ से कर्नाटक पुलिस भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने ये भी पता लगाने में कोशिश की है कि कन्नड़ लेखक MM कलबर्गी और सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या में कहीं कोई एक ही गिरोह का हाथ तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के पंचायत चुनाव से जुड़े एक कानून पर रोक लगा दी है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हरियाणा सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। हरियाणा सरकार ने 7 सितंबर को हरियाणा पंचायती राज कानून में संशोधन करते हुए पंचायत चुनाव के सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 10वीं पास और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य किया था। पाकिस्तान सीमा पर फायरिंग करने से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर से पाक की तरफ से जम्मू के पुंछ के बालाकोट सेक्टर में भारतीय पोस्टों पर फायरिंग की गई। पाकिस्तान की तरफ से हैवी मशीन गन से फायरिंग की गई है। पाकिस्तान के लगातार सीज फायर उल्लंघन करने पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि रोज रोज इस मुद्दे पर बात करना सही नहीं है। या तो पाकिस्तान पर हमला कर दो या फिर फायरिंग की बात मत करो। नेपाल की 2 महिलाओं से बलात्कार के मामले में नेपाल पुलिस ने 2 लोगों को मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। दोनों ने कथित तौर पर नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए महिलाओं को भारतीय एजेंटों को बेचा। बताते हैं कि दोनों नेपाली महिलाओं से गुड़गांव में बंधक बनाकर महीनों बलात्कार किया गया। इस मामले में मुख्य आरोपी सऊदी अरब का राजदूत अब अपने देश जा चुका है। पटेल समाज के लिए आरक्षण की मांग पर आंदोलन कर रहे हार्दिक पटेल ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। हार्दिक ने कहा कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और हरेन पांड्या की तरह उनकी भी हत्या की जा सकती है। मुंबई में नए पुलिस कमिश्नर अहमद जावेद ने कहा है कि वो इंद्राणी और पीटर मुखर्जी को पहले से जानते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि पीटर ने कभी भी शीना मर्डर केस को लेकर उनसे बात नहीं की। दिल्ली में एक घायल IAS VC पांडे ने PWD मंत्री सत्येंद्र जैन को चिट्ठी लिखकर PWD और सरकारी महकमे की शिकायत की है। पांडे राजपुर रोड से गुजरते वक्त खुले मैनहोल के चलते घायल हो गए थे। VC पांडे ने चिट्ठी में कहा है कि जब बेहद सुरक्षित रोड माने जाने वाली राजपुर रोड का ये हाल है तो फिर दिल्ली की दूसरी सड़कों का हाल क्या होगा। उन्होंने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।
और करीब 100 दिनों से गजेंद्र चौहान की नियुक्ति का विरोध कर रहे एफटीआई के छात्र अब सरकार से बिना किसी शर्त बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय की चिट्ठी के जवाब में छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने ये बात कही। एफटीआई के प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सरकार की तरफ से बातचीत के पहले कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। उधर गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के विरोध में छात्रों की भूख हड़ताल भी जारी है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने पीएम मोदी पर चुटकी ली। शिवपाल ने कहा कि पीएम मोदी ने जो जादू किया था वो थोड़ी देर का ही था और सिर्फ जादू से कुछ नहीं होता। शिवपाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया गया, बल्कि केंद्र के हिस्से का पैसा भी यूपी सरकार ने खर्च किया। महागठबंधन से समाजवादी पार्टी के बाहर हो जाने के बाद लालू मुलायम के रिश्ते पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि राजनीतिक दलों में भले ही खटास हो, लेकिन लालू मुलायम की रिश्तेदारी मीठी रहेगी। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मोरया की गूंज रही। लोगों ने पूरी श्रद्धा के साथ अपने घरों में गणपति की स्थापना की। वहीं लालबाग के राजा और सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें नजर आईं। किसी ने 1.5 दिन के गणपति की स्थापना की है तो कोई 5 या फिर 10 दिन के लिए गणपति को अपने घर लाया है। अंधेरी के राजा की इस बार 50वीं सालगिरह के मौके पर खास तैयारियां की गई हैं। गणपति के मौके पर बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ गणपति की स्थापना की। साथ ही अलग अलग गणपति पंडालों में जाकर गणपति बप्पा के दर्शन किए। अभिनेता जितेंद्र ने अपने घर पर गणपति की स्थापना की। साथ ही नाना पाटेकर, गोविंदा और सोनू सूद ने भी बप्पा की पूजा अर्चना की। वहीं मधुर भंडारकर अपनी नई फिल्म कैलेंडर गर्ल्स की अभिनेत्रियों के साथ अंधेरी के राजा के दर्शन के लिए गए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर जाकर गणपति के दर्शन किए। इसके बाद अमित शाह मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार के घर पहुंचे और वहां शेलार के साथ गणपति की पूजा अर्चना में शामिल हुए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूरे हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया। कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पूरे रीति रिवाज के साथ गणपति की पूजा अर्चना की। दुनिया के महान क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने पूरे परिवार के साथ बप्पा की पूजा की। इस पूजा में उनकी पत्नी अंजलि, बेटा अर्जुन और बेटी सारा भी शामिल हुए। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने भी गणपति की पूजा की। इन दोनों दिग्गजों ने पूरे धूमधाम और रीति रिवाज के साथ बप्पा को याद किया। लता मंगेशकर ने पूजा के वक्त की तस्वीरें सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर जारी की। गणेश चतुर्थी के मौके पर गुजरात के सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा की गई। पीएम को भगवान के तौर पर दिखाते हुए लोगों ने उनकी आरती उतारी और पूजा की। कई दिनों से चर्चा बटोर रही बाबा राम रहीम की फिल्म MSG 2 आज रिलीज हो रही है। इससे पहले गुड़गांव में इस फिल्म का प्रीमियर किया गया था, जिसमें हजारों लोग जुटे थे। रिलीज से पहले MSG 2 का रायपुर में विरोध शुरू हो गया है। सर्व आदिवासी समाज ने कहा है कि फिल्म के डायलॉग्स में आदिवासियों के खिलाफ टिप्पणी की गई है, जिसका जोरदार विरोध करते हैं। उधम सिंह नगर में दिनेशपुर थाना परिसर में एसओ महोदय ने फायरिंग कर दी। जिस वक्त फायरिंग की उस वक्त इलाके के विधायक थाने में मंदिर का शिलान्यास करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि शिलान्यास से ठीक पहले एसओ ने सरकारी पिस्तौल निकालकर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। आरोप है कि दबंगई दिखाने के लिए ये फायरिंग की गई। सीओ जियाउल हक हत्याकांड में यूपी के कैबिनेट मंत्री राजा भैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई की अंतरिम रिपोर्ट खारिज करते हुए राजा भैया समेत सभी आरोपियों को 3 अक्टूबर को तलब किया है। मुंबई पुलिस ने आतंक से लड़ने के लिए एक अनोखी मुहिम शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें आप भी पुलिस बने का संदेश है, जो आतंक से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक करता है। सीतापुर में बलात्कार की शिकार एक दलित नाबालिग लड़की के परिवार वालों ने दहशत के चलते खुद को घर में कैद कर रखा है। उनका आरोप है कि बलात्कार करने वाले दबंग हैं और उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें से एक आरोपी को पहले जबकि बाकी 2 आरोपियों को कल रात गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक घटना से पहले आरोपियों और लड़की के भाई में मारपीट हुई थी। मीडिया में खबर आने के बाद मुख्यमंत्री दफ्तर के अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए गए। वहीं विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है। भोपाल में चलती बस में गैंगरेप की शर्मनाक घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने एक जगह बस की सभी सवारियों को उतारा, लेकिन महिला को उतरने से रोका। इसके बाद बस को भोपाल के इनकम टैक्स ऑफिस के पास रोका गया। बस में ही महिला के साथ बलात्कार किया गया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर कंडक्टर को गिरफ्तार किया। चलती बस में रेप की वारदात से भोपाल पुलिस महकमे में हड़कंप है। पुलिस के 2 अधिकारियों को लगातार गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस का दावा है कि उसे भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अजमेर में गांव में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस ने विरोध करने पर महिलाओं को जमकर पीटा। पुलिस की पिटाई से एक महिला बेहोश हो गई। पुलिस अजमेर के संदरिया गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची हुई थी। राजस्थान के धौलपुर में पंचायत समिति में काम करने वाले एक क्लर्क को 6000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। पकड़े गए क्लर्क सरकारी शादी में अनुदान राशि के भुगतान के लिए रिश्वत ले रहा था।
छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन शॉपिंग से मोबाइल मांगने वाले एक शख्स धोखाधड़ी का शिकार हो गया। 1.5 लाख की लागत से मंगाए गए मोबाइल फोन की जगह कुरियर से जो डिब्बा आया उसमें से राख निकली। गणेश नाम के शख्स ने जब कंपनी से संपर्क किया तो कहा गया कि वहां से उसकी कोई भी मदद नहीं हो सकती। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फर्जीवाड़ा कुरियर कंपनी से हुआ है या कहीं और से। किडनी की बीमारी से पीड़ित एक दिन के कमिश्नर गिरीश के परिवार के पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। गिरीश के इलाज पर 8 से 10 लाख का खर्च है। अब परिवार मदद के इंतजार में है। राजस्थान के सिरसा में रहने वाले 10 साल के गिरीश को इसी साल 1 मई को समाजसेवी संस्था मेक माई विश के सहयोग से जयपुर में एक दिन का पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। जबलपुर में पुलिस ने 2 आरोपियों को 500 फ्री एक्टिवेटेड मोबाइल सिम के साथ गिरफ्तार किया है। ये सभी सिम फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर एक्टिवेट किए गए हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। नवादा सदर अस्पताल में लोगों ने एक मोबाइल चोर की जमकर धुनाई की, जिसके बाद अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात सैप जवान ने उसे अपने कब्जे में लिया और उसे थाने भी ले गया। सीकर में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आई। आरोपी फरार है। बच्ची के साथ रेप के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दक्षिण अफ्रीकी दौरे के लिए टीम इंडिया का चयन 20 सितंबर को बेंगलुरु में होगा। 20 सितंबर को चयनकर्ता वनडे और T20 के लिए टीम का चयन करेंगे। इंडिया ए और बांग्लादेश ए के बीच आज दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। पहले वनडे मैच में 96 रन से जीतने के साथ 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा को 2015-16 सत्र के लिए दिल्ली रणजी ट्रॉफी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। DGCA के उपाध्यक्ष सुरेंद्र खन्ना ने ये जानकारी दी। दिल्ली क्रिकेट संगठन ने कोच चयनकर्ता के पद पर पूर्व खिलाड़ियों की नियुक्ति की गई है। जडेजा को दिल्ली की टीम को कोच बनकर निखारने की जिम्मेदारी दी गई है। टीम इंडिया के टेस्ट खिलाड़ी मुरली विजय का मानना है कि हाल ही में विदेश में खेले गए सीरीज के दौरान रिजल्ट चाहे जो भी रहा हो, लेकिन टीम यहां पर एकता के रूप में दिखाई दे रही है। टीम के साथी खिलाड़ी की सोच एक जैसी है मैदान पर। ISL के दूसरे सीजन के लिए केरला ब्लास्टर्स ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। इस मौके पर केरला टीम के सहमालिक सचिन तेंदुलकर और केरल के CM ओमेन चांडी मौजूद थे। हॉकी इंडिया लीग के लिए नीलामी में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह को GT पंजाब वॉरियर्स ने अगले 2 संस्करणों के लिए 38.5 लाख में खरीदा। भारतीयों में रुपिंदर पाल सिंह सबसे महंगे खिलाड़ी बने। रुपिंदर को वेव राइडर्स ने $68,000 45 लाख रुपए में अपने साथ लिया, जबकि आकाशदीप को यूपी विजार्ड्स ने $84,000 यानी कि 55.5 लाख में खरीदा। हॉकी इंडिया लीग की नीलामी में जर्मनी के दिग्गज खिलाड़ी मोरित्स फुएस्ते को कलिंगा लांसर्स टीम ने 69.5 लाख रुपए में खरीदा है।